मैं कह रहा हूँ कि इसराइल जो है वो अब ट्वीजर्स ग्रिप में फंस गया है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ना दो पार्टों में पिस पिस जाता है। इस किस तरह से आप देखिए, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका चैनल है, ये बड़ा लर्निंग जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस है। जो ट्यूनीशिया से, जो मॉरिटानिया से, जो लीबिया से, जो जॉर्डन से, सीरिया से, और जनाब ईरान से, और जनाब जो हूती लोग हैं वो काफी, और फिर यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, यूएसए तक से आ रहे हैं। उन सब की यही स्पिरिट है। तो ईरान किसी भी वक्त नेस्तो नाबूद कर सकता है उन तमाम एटॉमिक एसेट्स को इसराइल के। ईरान कुछ भी कर सकता है। और आपको तो पता ही होगा, जो काफी सारे जो मिसाइल उसने लिए हैं रूस से, उसका ईंधन जो है उसकी उसका भी मुज़ाकरा हो गया है, चीन से बात हो गई है। चीन उसका ईंधन देगा, तेल देगा। और 8 एटॉमिक पावर प्लांट पुतिन साहब भी वहां बना रहे हैं। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ग्लोबल मार्च की, जो गाजा की तरफ रवाना हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग अब गाजा पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि 15 जून तक काहिरा में लोग पहुंचेंगे और वहां से बड़े पैमाने पर मार्च करते हुए ये गाजा बॉर्डर पर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस तरह की कई अहम खबरों के हवाले से हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं फिरोज अहमद बख्श साहब से बातचीत की। क्या उन्होंने जवाब दिया ये जो ग्लोबल मार्च है इसको लेकर के कि कितना बड़ा, और क्या इससे पहले दुनिया ने कभी इस तरह का मार्च या इस तरह का प्रोटेस्ट देखा है कि किसी एक मुल्क के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसा अब देखने को मिल रहा है। तो इस पर देखिए क्या हमारी जो बातचीत हुई है, कई हमने उनसे दरमियान में सवाल किए, वो सब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जरूर देखिए कि फिरोज अहमद बख्श साहब ने क्या कहा। बहुत अच्छा जवाब फिरोज अहमद बख्श साहब ने दिया है, सुनिए जरा। अब मैं फिरोज अहमद बख्श साहब जिस तरह से झुकना पड़ा इजराइल को और डिपोर्ट करने की बात आई, लेकिन रीमा हसन ने कहा कि हम डिपोर्ट नहीं होंगे। उनके साथ 7 लोग और, तो 8 लोगों ने मना कर दिया कि हम डिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे, आप हमें जेल भेजो या हमें फिर आप भेज दो गाजा। क्योंकि इजराइल ने कहा था ये तो सैर तफरीह के लिए आ रहे हैं, ये कोई खिदमत के लिए नहीं आ रहे हैं, इनका मकसद जो है सर क्या कहेंगे फिरोज अहमद बख्श साहब। ये जो और जो हालात इस वक्त है, पूरी दुनिया निकल पड़ी है। फिरोज अहमद बख्श साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रजवी साहब। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजपूत साहब का और बुंदेला साहब का, क्योंकि इन्हीं हजरात से हम लोग और पूरा जो आपका ग्रुप है, उनसे हम जो चारदांगे आलम में आपके मेंबर्स हैं, उन्हीं से हम लोग जो है इंस्पिरेशन लेकर के आपके चैनल पे आते हैं। और इट्स अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए, और भी कई चैनल चलते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात को लेकर, मिडल ईस्ट के मामलात को लेकर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके चैनल से मिलती है वो एक तो लेटेस्ट होती है, एंड दैट इज बैंग ऑन टारगेट, और उसमें देयर इज नो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका चैनल है, ये बड़ा लर्निंग जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि आपने अभी एक बात कही कि कुछ मेंबर्स जो थे मेडलिन के, उन्होंने इनकार कर दिया है डिपोर्ट होने से। और सही मानों में उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इजराइल बड़ी बदतमीजी के ऊपर उतरा हुआ था। पता नहीं क्या क्या वो इनके बारे में जो है जहर अफशानी कर रहा था कि ये बगैर हमारी इजाज़त लिए हमारे फॉरबिडन वाटर्स में आ गए, इनके पास वीज़ा नहीं था, ये नहीं था, और ये तो खाली ड्रामा करने आ गए, ये कोई हेल्प वेल्प करने नहीं आए थे। और इनको हम वो दिखाएंगे जो 7 अक्टूबर को हमारे साथ ये साथ किया गया। ये तमाम बातें इसराइल जो है कह रहा था। और जो दो बहादुर जो इसमें मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू बी डिपोर्टेड, हम हमें आप, और उनकी स्पिरिट यही है
कि वो ये कह रहे हैं कि या तो हमें आप जेल भेज दीजिए या गाजा भेज दीजिए, और शायद ये बात वो मतलब नहीं आ रही, वो ये भी कह सकते हैं आप चाहें तो हमें शूट कर दीजिए, हमें जान से मार दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए। ये स्पिरिट है, और ये स्पिरिट इन्हीं की नहीं है, ये स्पिरिट उन लोगों की भी है जो ट्यूनीशिया से, जो मॉरिटानिया से, जो लीबिया से, जो जॉर्डन से, सीरिया से, और जनाब ईरान से, और जनाब जो हूती लोग हैं वो काफी, और फिर यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, ठीक है, यूएसए तक से आ रहे हैं, उन सब की यही स्पिरिट है, क्योंकि आखिर वो भी हाड़ मास के बने पुतले हैं, वो देख रहे हैं कि ये इतना जुल्म यार, ये तो हद हो गई, ये तो कमाल हो गया, तो ऐसा जीते जी दुनिया की 46 मिलियन ईयर ओल्ड की जो तारीख है, ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एक वो हुआ था हिरोशिमा नागासाकी 1945 में, वो एक अलग चीज थी, लेकिन ये उसी का दूसरा पहलू है। बगैर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए हुए इन्होंने बिल्कुल वही जुल्म जो है उसको रिक्रिएट किया है, और इन्होंने वो जुल्म रिक्रिएट किया है सिगुनियों ने, कि जो हरकत इनके साथ नाथसी किया करते थे, ठीक है, खासतौर से पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया वगैरह के ममालिक में, और जहां भी, तो इनको तमाम दुनिया जो है इनके लिए बड़ी मदद मदद के लिए दौड़ पड़ी थी। अब ये टेबल्स हैव नाउ बीन टर्न, ठीक है, दिस इज दी यू नो अदर साइड ऑफ द कॉइन। अब ये जो टेबल्स टर्न हुई हैं, ये पैलेस्टीन के लिए हुई है। अब अब आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आपने जिक्र किया बेन गुवेर और स्मोट्रिच का, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया है, यही नहीं बल्कि 2024 में तकरीबन 60-65 जो इसराइली जो वो थे, क्या नाम, लोग थे, 60-65 लोग जो है वो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। इसराइल ये ना समझे, हालांकि उसकी जो मोसाद है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एजेंसी फॉर स्पाइंग, फॉर एस्पिनाज, लेकिन ईरान ने भी खामोशी से जब आपको याद होगा, शायद ये दिसंबर 2024 की बात है, एक प्रोपेगेंडा किया था इसराइल ने कि हमारे पास ईरान के सारे जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, एटॉमिक रिसर्च के, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के, वो सब हमने उनको अपनी एजेंसीज के जरिए, मोसाड के जरिए उनको हमने एक्वायर कर लिया है, उसकी कॉपीज हमारे पास आ गई हैं। ये उन्होंने बड़ा उसका प्रोपेगेंडा किया। उस वक्त ईरान जो है खामोशी से उसको सुनता रहा, लेकिन सुनता नहीं रहा, अंडरग्राउंड बड़ी मेहनत करी इस पे ईरान ने, और ईरान को ये भी पता था कि इसराइल में भले ही कितने ही लोग सपोर्ट करें नेतन्याहू को, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, भले ही छोटा तबका है, माइनॉरिटी में वो तबका, जो बेतहाशा नापसंद करता है इसराइल की जो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है बेगुनाह और निहत्थे लोगों को फलस्तीन में मारने की, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनकी जो पॉलिसी है, लोग काफी उससे आजिज आ चुके हैं, ऊब चुके हैं, क्योंकि दैट इज एंटी ह्यूमन, दैट इज डेमोनियक, दैट इज डेविलिश, बिल्कुल शैतानी है वो। तो उस पर वर्क किया, और 60 लोग जो थे ईरान ने, अब उनको चाहे पैसा देके किया हो या वो खुद ही पलट गए हों इसराइल की पॉलिसी से, जो भी कुछ है, ईरान ने ये काम कर लिया। अब ईरान इज इन द ड्राइवर सीट। ईरान जो है, अब उसके पास ये सारी चीजें आ गई। अब किसी भी टाइम, पहले तो ये था कि एक डर था, और आप भी कह रहे थे, और फजील साहब भी ये कह रहे थे कि कभी भी ईरान पे हमला हो सकता है। वो अलग बात है, ईरान मजबूत है, नहीं करेंगे, लेकिन डर था। अब यू नो इट इज अ यू टर्न नाउ। अब पोजीशन ये हो गई है कि जो ट्रिगर है वो ईरान के पास आ गया है। ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान को पता है कि इसराइल के जो जो भी इसके न्यूक्लियर हेड्स जहाँ पर रखे हैं, वो और जो मैटर करते हैं सबसे ज्यादा, वो कहाँ कहाँ है। तो ईरान किसी भी वक्त नेस्तो नाबूद कर सकता है उन तमाम एटॉमिक
एसेट्स को इसराइल के, ईरान कुछ भी कर सकता है। और आपको तो पता ही होगा जो काफी सारे जो मिसाइल उसने लिए हैं रूस से, उसका ईंधन जो है उसकी उसका भी मुज़ाकरा हो गया है, चीन से बात हो गई है, चीन उसका ईंधन देगा, तेल देगा। और 8 एटॉमिक पावर प्लांट पुतिन साहब भी वहां बना रहे हैं। तो असल में क्या है, पुतिन साहब को एक सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि इसराइल ट्रम्प के पास तो इसराइल एक सपोर्ट हो गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए पुतिन साहब ने जो है ईरान को ले लिया, ठीक है, खामेनेई साहब को ले लिया। नाउ इट इज इक्वली बैलेंस्ड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो एज है, एज इज विद ट्रम्प एंड इसराइल, एज जो है वो पलट गई है, दैट इज विद पुतिन एंड खामेनेई, ठीक है। तो अब बैलेंस इस तरह का है। अब देखिए, इस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये पासे किसी भी टाइम ओवरनाइट भी पलट जाते हैं। जैसे ट्रम्प जो है, असल में ईरान शायद एग्रीमेंट नहीं करता पुतिन से ये सब, क्योंकि ईरान को उम्मीद ये थी कि ट्रम्प साहब ने जो वायदा उनसे किया था उससे वो पलटेंगे नहीं। लेकिन जब ट्रम्प साहब जो है वो पलटी मार गए, मिस्टर अल्टू पल्टू बन गए, वो अलट पलट बन गए, और जो धोखा खाया ईरान ने कहा अंकल सैम, इनफ इज इनफ, नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स। ये लेटेस्ट ये बात हुई है। मुमताज साहब। जी हाँ, बेहतरीन तमाम चीजों को समेट कर किया, और बड़ी खबरें आ रही हैं यहाँ पे, और जयदीप साहब ने दिया, और हमने भी इस चीज को पढ़ा कि ईरान ने उन स्थानों की, उन मकामात की फहरिस्त जारी कर दी है जिन पर ईरान रिटेलिएशन में इजराइल पर हमला करेगा। कह दिया है कि हमें अब सारा, चूंकि उनके पास सब कुछ आ गया है, तो उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं और पहले के मुकाबले हमें ज्यादा अब ठिकानों का पता है, इसलिए हमें अब इजराइल पर हमला करने में बड़ी आसानी होगी। तो ये धमकी ईरान की तरफ से सख्त तौर पर दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जयदीप सिंह मुंदला साहब ने दिया, ट्यूनीशिया से चलने वाले काफिले में हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिनमें 8-8 साल तक के बच्चे और महिलाएं तक शामिल हो गई हैं। और यही नहीं, जो 32 मुल्कों से लोग चले हैं वो, और इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि कई और मुल्क जो इस काफिले में अब शामिल हो रहे हैं, उनमें अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इसके अलावा कई और मुल्क उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर जो है उसमें शामिल हो रहा है, और दुनिया जो है उसमें शामिल होती जा रही है। बहुत बड़ा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये इनकलाबी सूरत यहाँ पे पैदा हो गई है। यहाँ पे इजराइल की शास पार्टी द्वारा सरकार को गिराने के प्रयास को रोकने के लिए यूएस के अधिकारियों ने उनके साथ मीटिंग की है। अब आप देखिए कि नेतन्याहू की सरकार जो बची हुई है उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ही चाहता है कि नेतन्याहू बने रहें, क्योंकि नेतन्याहू को अमेरिका बेवकूफ बना रहा है। नेतन्याहू के कंधे पे बंदूक रख के वो चला रहा है, और इसीलिए नेतन्याहू को वहां पे रखा जा रहा है, और वहां के जो चीफ जस्टिस है उनको हटाने की कोशिश की गई है। इसको लेकर के इजराइल में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा हाहाकार है इजराइल के अंदर। और क्या कहा, मीटिंग की है, लेकिन यूएस ने अपनी फजीयत को देखते हुए मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं की है। तो बहरहाल ये तय मानिए कि नेतन्याहू की सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली सरकार नहीं बची है, कुछ ही दिन में। और खास तौर से अभी दोपहर में जब मैं बात कर रहा था शौकत भारती साहब से, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जेलेंस्की को अब अकेला छोड़ दिया अमेरिका ने, और जेलेंस्की को मशवरा दिया है कि तुम अमेरिका आ जाओ, यहाँ बस जाओ, छोड़ो वहां पे, और रूस जो है वो बहुत बड़े हमले कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिरोज अहमद बख्श साहब इजराइल से नेतन्याहू को भी भागना पड़ सकता है।
उनको भी यहाँ से जाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए हालात बड़े खराब हैं। हर रोज अभी खबर एक साहब ने दी है, फिरोज खान साहब ने, कि हर रोज 15 से 20 आईडीएफ के जवान अब मारे जा रहे हैं। हर रोज ये सिलसिला हो गया, वहां बुरी तरीके से आईडीएफ फंस गई है और ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक आप कर दीजिए, बेगुनाह मार दीजिए, लेकिन हमास का बंदा नहीं मारा जा रहा है, हमास के लोग नहीं मारे जा रहे हैं, बल्कि हमास उल्टा इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये और जाहिर सी बात है, जब ये लोग मारे जा रहे हैं तो वहां प्रोटेस्ट और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहरहाल ऐसे लोगों को भेजा गया। फिरोज अहमद बख्श साहब, रिपोर्ट ये है कि जो अनट्रेंड लोग हैं, बहुत मामूली सी ट्रेनिंग, वो जिनको कहा जाता है कि जो परमानेंट फौजी नहीं है, रिजर्विस्ट जो है, तो जाहिर है रिजर्विस्ट को एक मामूली सी ट्रेनिंग दे दी जाती, उनको खतरनाक जगह भेजा गया। आप ही ने बताया था कि उनमें कई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग जो और दूसरे स्टूडेंट्स है, उनको भेजा गया। अब वहां पे क्या चल रहा है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो मदारिस है उनके स्टूडेंट को भेजा जाए जंग में, और जिसकी वजह से शास पार्टी ने अपनी हिमायत वापस लेने का फैसला लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी। और यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने एक और अपडेट दी है, एक के बाद एक अपडेट आ रही है, और फदील साहब जुड़ेंगे बहुत जल्द। उन्होंने हमसे कहा है यहाँ पे इजराइल छोड़ने वालों की संख्या 7,19,300 हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28% अधिक है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि इजराइल छोड़ने वालों की तादाद 7,19,300 हो गई है। यही नहीं बल्कि 50% कंपनियों ने भी साथ छोड़ दिया है। कई मुल्कों ने अपना जो तजारती मुआहदा है वो मुनक़ता कर लिया है। और सबसे बड़ी बात फिरोज अहमद बख्श साहब, आज जो इजराइल के 2 मंत्री हैं, जो एक कौमी सलामती के बेन गवीर, जो होम मिनिस्टर एक तरीके से हम उनको कह लें, और दूसरे जो वजीर खजाना, दोनों को बर्तानिया, कनाडा और दूसरे नॉर्वे और कई मुल्कों ने बैन कर दिया, और उनके तमाम सामान और जो भी असास उसको सीज करने की बात कही। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि इजराइल इस बात को लेकर के बौखला गया है और उसने कहा मैं मीटिंग बुलाऊंगा। अरे भाई, जब तुम किसी की नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? फिरोज अहमद बख्श साहब। जी जी जी, फिरोज अहमद आपको अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, देखिए ऐसा है कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसराइल में, वो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा नहीं है इसराइलियों के लिए, ठीक है। और ये लोग ये समझ रहे थे कि ट्रम्प के साथ मिलके हम गाजा को खाली करा लेंगे। भाई, गाजा में भले ही भूखे नंगे 20 लाख लोग अभी पड़े हैं, लाख के करीब मर गए हैं, 2-2.5 लाख जो है जख्मी हैं, लेकिन बावजूद इसके 19-20 लाख ऐसे वहाँ बेचारे भूखे नंगे फलस्तीनी हैं कि जिनको खाना नहीं मिल रहा 2 वक्त का। तो इनकी हाय जो है, अब ये तो मैं थोड़ा सा जज्बाती होके कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाय तो पड़ेगी इनकी, ठीक है। किस सूरत में पड़े, कैसे पड़े, क्योंकि ये इन चीजों का बिना एक एग्जिस्टेंस होता है। वो चीजें जो डायरेक्टली अल्लाह से कनेक्टेड होती हैं, भले ही जो एग्नोस्टिक्स हैं इनको ना माने, एथीस्ट हैं इनको ना माने, लेकिन हम मानते हैं किसी भी सूरत में ये। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसराइल की मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री में भले ही एपरेंटली या किसी प्रेशर में, या जैसे ये है कि मंत्री लोग सोचते हैं हमारी कुर्सी बची रहे, हमारे हलवे मांडे, हमारी एयर कंडीशन गाड़ियां, मकान, ये सब नौकर चाकर बचे रहे, इसमें ज्यादातर मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो मजबूरी के तहत जो है, मैंने पढ़ा था कहीं, इनका साथ दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। ज्यादातर लोग जब ये आपस में व्हेन दे सिट ओवर अ कप ऑफ टी, ये मैंने कौन सी जगह आज ही तो पढ़ा है ये, तब वो जो है दिल खोल कर इनको कोसते हैं नेतन्याहू को, और ये कहते हैं कि भाई ये पता नहीं इस आदमी को कब अकल आएगी, कब ये मानेगा
कब ये है कत्लो गारत गरी से ये मतलब माफी मांगेगा, इस तरह की बातें आपस में करते हैं। और कई तरह की बातें होती हैं। इस तरह की बात भी होती है कि हाउ अबाउट गेटिंग हिम एक्सटर्मिनेटेड। ये सब चल रहा है। हुआ हो ना हो, हम कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते, लेकिन इसराइल में मामला ठीक नहीं है। और नेतन्याहू जो हैं और जिस महल में वो रहते हैं, वो भी अब महफूज नहीं है। हूती वूती तो बाद में उसमें अटैक करेंगे, ईरान बाद में आएगा, और जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं वॉर के, अल कस्साम वगैरह, या आपके और जो लोग हैं, वो बाद में आएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कहीं अंदरूनी जो है फसाद, एक जो सिविल वॉर टाइप है, अभी तो कुछ उसके मतलब पक्के खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन ऊपर अभी नहीं आई है। तो इस तरह का भी हो सकता है कि विद इन इसराइल ये कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचे, इनके महल को या इनको, ठीक है ना। तो इसमें अब कुछ भी हो सकता है, लिहाजा नेतन्याहू को अब सोचना होगा। और अब वर्ल्ड जो है बड़ी बैलेंस्ड हो गई। पहले तो नेतन्याहू अपना सीना चौड़ा करके अपना सोचते होंगे जी 66 इंची की मेरी छाती है, सीना है, और अब्बा जान मेरे पीछे खड़े हैं ट्रम्प साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब से ट्रम्प ट्रम्प का भी कुछ पता नहीं, कभी वो कब नोरा कुश्ती करते रहते हैं, कभी वो कुछ बोलते रहते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं, कभी कहते हैं इसराइल से मेरा कोई बहुत ज्यादा खास नाता नहीं है, नेतन्याहू को मैं डांट रहा हूँ, और कभी वो कुछ बोलते हैं। लेकिन ये बात आपको खामेनेई और पुतिन में नजर नहीं आएगी। वैसे नया नया पैक्ट है इनका, और ये पैक्ट जो है ये सिर्फ इसलिए बना है कि कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका ने इस बात को फाइनलाइज कर लिया था कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। अच्छा, पुतिन कोई ही इज नॉट अ रैबिट। पुतिन जो है अपने ब्लैक बेल्ट के टाइम पे चैंपियन रह चुके हैं, और वो मतलब केजीबी के अंडर 16 साल बाहर रह के स्पाइंग एस्पिनाज करके आए हैं रूस के लिए। वो कोई बच्चा नहीं है, वो दूध पीता बच्चा नहीं है। और इसके अलावा मजे की बात यह है कि जिस तरह से चाइना ने अपने जासूस लगा रखे हैं यूक्रेन में, रशिया में भी लगा रखे हैं उसने, यूएसए में भी लगा रखे हैं, उसी तरह से पुतिन ने भी अपने जासूस चाइना में हर हर जगह लगा रखे हैं। ये तो एक इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, कहीं दोस्ती दिखाई जाती है तो कहीं दुश्मनी दिखाई जाती है। खैर, टॉपिक ये नहीं है अब इस वक्त। टॉपिक ये है कि लेटेस्ट अब इसका क्या फॉल आउट होगा, ये जो ग्रेटा थनबर्ग के साथ इन्होंने किया। और इसमें मैं बताऊं, एक इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, पीस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उसी तरह से एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है अडाला के नाम से। अडाला ने ये कहा है कि जिस तरीके से फ्लोटिला को मेडेलॉन को जो है उसको उसके ऊपर एक तरह से उसको रोक दिया गया, उसको एंटर नहीं करने दिया गया, उसके वकील को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉस। इन्हीं समंदर के भी कुछ उसूल होते हैं। हम लोगों को तो उसूल असल में जमीन के पता हैं, आसमान के उतने उसूल नहीं पता, पानी के नहीं पता, ओशंस के और समंदरों के, लेकिन उसूल वहां भी होते हैं। और तो यहाँ पे इसराइल को उसमें भी ट्राई किया मैं जाएगा। रोकूंगा यहाँ पे। आप देखिए फिरोज अहमद बख्श जी साहब, ये वो तस्वीर अब सामने आई है जिसके नाम से फ्रीडम फ्लोटिला का नाम मैडलिन रखा गया है। ये उस खातून की तस्वीर है, और जब मैंने इन खातून के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से स्ट्रगल किया, कैसे हमला हुआ इन पे, और तमाम एक बहुत मुश्किल भरी जिंदगी इनकी यहाँ पे, तो ये आप देखिए और कैसे ये अपनी जिंदगी को गुजार रही है। तो ये तस्वीर देखिए यहाँ पे आई है, और मैं समझता हूँ कि ये जयदेव सिंह मुंदेला साहब ने हमें तस्वीर दी है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया इन्हें भी देखे और इनके बारे में और भी तफसील आई है।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, तमाम जो हमारे साथी हैं वो जरूर। और बड़ी अपडेट ये है कि देखिए कैसे इजराइल जो है, जो अपना पीआर करना चाह रहा था, इजराइल का पीआर स्टंट उल्टा पड़ गया। आज मैंने यही थंबनेल लगाया है, गाजा में मानवीय अभाव की ओर आप ध्यान को वो मुतवज्जे हो गए हैं। वो कैसे, यहाँ पे आप देखिए जो रिपोर्ट है जो आई है, यहाँ पे इजराइल की वजारत खारजा ने एक्स पर पोस्ट किया है, यहाँ पे सेल्फी याट के तमाम मुसाफिर महफूज और गैर महफूज, यानी महफूज है पूरी तरीके से, उन्हें सैंडविच और पानी फराहम किया गया था। यानी जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो पानी और सैंडविच वगैरह दिया गया। शो खत्म हो गया, अब कोई शो नहीं। उन्होंने, उनको लगा कि कोई शो था, पूरा इवेंट था और वो खत्म हो गया है। इजरायली कमांडोज की मैडलिन पर सवार 12 कारकुनों को सैंडविच के पैकेट और पानी की बोतलें देने की तस्वीर सोशल मीडिया पर नुमाया थी। इसको नुमाया किया गया था और ये एक तरीके से वही पीआर वो स्टंट था कि हम जो है वो रजनी देखिए से कितने वो इंसाफ वाले तस्वीर हैं। मैंने भी देखी है। वो सारा जी जी फोटो आपके लिए किया गया, अपना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, अपने को अच्छा जी साबित जी। करने के लिए। लेकिन कैसे वो एक्सपोज हुए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है। लेकिन गाजा में मुहासरे और नस्ल कुशी के तहत फिलिस्तीनी अवाम के यहाँ पे जो बरक्स कारकुन भूखे मर रहे थे। और वहां पे आप देखिए, इनको तो आप दे रहे हो, लेकिन जिसके लिए गए थे वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पे उनको खाना पानी नहीं जा रहा है। अगर इजराइल का मकसद, उन्होंने क्या कहा आप देखिए, जो वजारत खारजा है, कहा कि अगर इजराइल का मकसद इंसानी बुनियादों पर इस इकदाम का मकसद था तो इसने ऐसा किया, हालांकि इस अंदाज में नहीं कि जिस तरह आबादकार नव आबादियाती इदारे की तवक्को थी। इजराइल का कारनामा गाजा में फिलिस्तीनियों को इंसानी इमदाद से महरूम करने पर आलमी तवज्जो को मुस्तहकम करना था। यहाँ पे मेडलिन जो है, वो इजराइल की वजारत खारजा ने कहा कि इमदाद के एक ट्रक से भी कम बोझ था। यानी जो लोग लाए थे, अब देखिए किस तरह की सफाई वो पेश कर रहा है। यहाँ पे ये काबिल तवज्जो है कि इजराइल की वजारत खारजा ने कहा कि ये जो इमदाद के एक ट्रक से भी कम बोझ था, ये जो 12 लोग लाए थे। जबकि इजराइल ने गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के अलावा पिछले 2 हफ्तों में 1200 से ज्यादा इमदादी ट्रकों को इजराइल से गाजा जाने की इजाजत दी है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये मजबूर हुए ये बताने के लिए, और यही मेरे ख्याल से ये जो 12 लोगों का ग्रुप आया था, ये कामयाबी, अब ये इन्हें फोकस करना पड़ा, इन्हें मजबूर होना पड़ा गाजा के बारे में एक्सप्लेन करने का। अब यहाँ कि अगर इजराइल आदाद और शुमार चाहता है तो जनवरी 2025 में आलमी इदारा सेहत ने अंदाजा लगाया था कि गाजा में इजराइल की वजह से इंसानी हमदर्दी की कमी को दूर करने के लिए रोजाना 600 ट्रकों की जरूरत होगी, 600 ट्रकों की। तो अब यहाँ पे देखिए एक तरीके से इजराइल एक्सपोज हो गया है। अब जहां पे 600 ट्रकों की बात है, फिरोज अहमद साहब इन्होंने कहा कि 1200 ट्रक जो है वो पहुंचे हैं, और ये पिछले मतलब कई दिनों में, यानी आप देखिए, और 3-3, 4-4 हजार ट्रक जो मेडिकल का सामान लेकर के, जो दवाएं और तमाम इस तरह के खाने पीने। तो अब यहाँ पे खुद जो एक्सपोज हो गया, ये अपने आप में यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा कि आज फजील साहब ने कहा था कि हम आएंगे, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं आए। बहरहाल तो यहाँ पे जयदीप साहब ने फ्लोटिला एक्टिविस्ट में सिर्फ 4 को छोड़ा गया है, शेष 8 को इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि उन्होंने डिपोटेशन कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये हमने डिटेल जो है, संभावना है कि उन्हें 96 घंटों तक हिरासत में रखा जाएगा। यहाँ पे राजा ब्रो बिल्कुल सही कहा कि ट्रंप हर 10 मिनट में अपना बयान बदलता है, इसने गिरगिट को भी फेल कर दिया है। खैर ये तमाम चीजें, फिरोज अहमद बख्श साहब, ये जो
इसराइल को लग रहा था कि हम बताएंगे दुनिया को कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यूएनओ कह रहा है कि हर रोज 600 ट्रक चाहिए, और ये कई हफ्तों में 1200 ट्रक की बात कर रहे हैं। इससे क्या क्या अंदाजा लगाया जाएगा? फिरोज अहमद बख्श साहब। मैं कह रहा हूँ कि इसराइल जो है वो अब ट्वीजर्स ग्रिप में फंस गया है। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ना दो पार्टों में पिस पिस जाता है। इस किस तरह से आप देखिए, पहले तो ये कि उसने ये कहा कि ये जो सामान लेके आए हैं उसका एड का, ये तो एक ट्रक के बराबर भी नहीं है। अरे बेवकूफ चौहद से हुनी हो, इस बात को समझो। वो कोई इमदाद लेके नहीं आए थे। वो तो इमदाद ये है कि अपने एक सिंबॉलिक एक उनका जेस्चर था, एक अलामती एक उनका जो है वो काम था। नहीं तो अब लाखों लाख लोग आ रहे हैं ना फिरोज हाँ साहब। हाँ, वो भी था। अब तो हाँ वो अपने साथ ट्रक भी लेकर के आ रहे हैं, वो खाली हाथ हाँ हाँ, नहीं आ रहे हैं। लाखों नहीं। लाख लोग, तो अब अब जाने दो। अब इसराइल ये कह के खुद फंस गया है कि 600 ट्रक की जरूरत थी। इसने तो सारा राफा पे सब कुछ रोक के जाम करके रख दिया। ठीक है। और ये बात भी दुनिया पे खुल गई, वाजे होके आ गई कि एक तरफ से बमबारी से मार रहे हैं, एक तरफ से फाके से मार रहे हैं। 20 लाख फाकाजद लोग, ठीक है, उनको खाना नहीं मिल रहा। उनका तो बगैर रमजान के जो है इतने दिनों से, 3 महीने से उनके रोजे चल रहे हैं। तो ये और इसका उनको जो फैज है वो अल्लाह रोजों का ही देगा। लेकिन अब यह है कि अब इसमें पेशरफ जो है, देखिए हम कौन होते हैं, हम कोई ठेकेदार तो है नहीं उम्मत मुस्लिमा का। लेकिन ये जरूर कहेंगे हम लोग कि जब चीन ने मदद करी, खाने के पैकेट 1 लाख पैकेट एयरबोर्न फेंक दिए, तो ये अरब कंट्रीज को क्या आफत आ गई? क्या इनको ट्रम्प क्या निगल जाएंगे? क्या इनको इसराइल जो है निवाला बना लेगा? किस चीज का डर है? क्या इनकी जो इनकी इनकी जो ट्रेड और कॉमर्स है वो खत्म हो जाएगी? ये बहुत ही छोटे पित्ते के लोग हैं, बहुत ही खुदगर्ज, मोस्ट सेल्फिश। जैसे हमने बचपन में सेल्फिश जाइंट करके एक कहानी पढ़ी थी, ये उसी तरह से दे आर ऑल सेल्फिश जाइंट्स। ठीक है। और मुनाफिक है। और ये है कि कम से कम अब तो शुरू कर दें भाई, अब तो इमदाद शुरू कर दें। ट्रक इनके बस का नहीं कि ट्रकों को खुलवा दें। वहाँ वहाँ हजार ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें हिंदुस्तानी ट्रक भी है, उसमें ईरानी ट्रक भी है, उसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के ट्रक हैं। पता नहीं कितने ट्रकों में कितना खाना सड़ चुका होगा, गल चुका होगा। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प और नेतन्याहू की है। मुझे तो मतलब, अब देखिए ये तो सब बात की बातें हैं कि इन लोगों के लिए तो जहन्नुम भी बहुत कम सजा है। मरना सबको एक दिन है, ठीक है, वो यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया। लेकिन ये है कि इन जैसे लोगों के लिए, चाहे वो इसराइल के हेड हो या यूएसए के हेड हो, इनके लिए दोज़ख बहुत मामूली सी चीज है। ऐसी है जो हल्का सा हल्की सी सुई चुभ होती है। इनके लिए तो ऐसी सजा होनी चाहिए इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी कि एक इबरत का मकाम बने। ठीक है ना। अ, अ, कम से कम वियतनाम में भी बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जंग को रोक दिया गया था। वो अ, निस्ठान करके जो लड़की थी वियतनाम की, उसने उसने जब दौड़ लगाई फिर है ना, तो उस पर लड़ाई रोक दी गई। ठीक है। अ, मगर यहाँ पे इतने हजारों बच्चे मार दिए गए, और ऐसी ऐसी दिल को छलनी करने वाली जो है वीडियोस आई, तस्वीर आई उन बच्चों की है। पार्ट्स नहीं है उनके, सर से भेजे निकल चुके हैं सब। अल्लाह माफ करे, तो मैं अल्फाज में भूल भी नहीं सकता। लेकिन इस तरह की तस्वीर आने के बाद भी ट्रम्प साहब के दिल पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है। या उससे पहले बाइडेन साहब के दिल पे कोई असर नहीं पड़ा, या ये जो नेतन्याहू हैं, ये मतलब अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि अल्टीमेटली दे विल कम टू टर्म्स, दे विल लर्न द लेसन व्हेन दे आर पेड बैक इन द सेम कॉइन। जो इन्होंने एक बड़ी खबर, इन्होंने फिरोज साहब रोकूंगा, फिरोज अहमद साहब बाप को रोकूंगा। बड़ी खबर आई है यहाँ पे, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किए। ज्यूइश आर्मी रेडियो ने खबर दी है कि इजराइल से
अपनी इजराइल जो है इजराइल से अपनी 292वीं डिवीजन को गाजा से साइकोलॉजिकल और फिजिकल थकावट के कारण वापस बुला लिया है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में कि वहां से गाजा से जो हम आपको बता रहे थे कि वहां से वो भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं और मजबूर है, उनके पास बहुत सारे मुश्किलात हैं और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं हमास का। आप एयर स्ट्राइक भले करें लेकिन जमीनी सतह पर, तो ये बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई है और बहुत मैं समझता हूं कि, और इसके अलावा जयदीप साहब ने कहा कि खबर मैं पहले ही दे चुका हूं कि इजराइल में सेना की कमी के कारण उसने 21% महिलाओं की भर्ती बढ़ा दी है। तो ये भी अपने आप में अहम खबर है कि किस तरह क्राइसिस में इस वक्त इजराइल जो है वो गुजर रहा है। एक और बड़ी खबर जो जयदीप साहब ने ही दी है, एक खबर मैं पहले, उन्होंने कहा लीबिया की सुप्रीम परिषद ने, यानी लीबिया के एक तरीके से सुप्रीम परिषद ने कहा है कि हम काफिले का दिली स्वागत करते हैं। तो ये जो काफिला निकला है बड़े पैमाने पे गाजा के लिए, जो ग्लोबल मार्च टू गाजा है, यहाँ पे कहा गया है कि हम उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो ये आप देखें कि हुकूमतों, अब सबसे बड़ी नजर आखिरी सवाल फिरोज अहमद बख्श साहब आपसे, एक तो ये कि मुस्लिम अब भी पूरी तरह से खामोश है, मुस्लिम अब भी पूरी तरह से, मुस्लिम देश, हालांकि इसमें अरब देश भी शामिल है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मिस्र जो है, क्योंकि कायरा में ये गेट टूगेदर वहां पे होगा, वहां पे गैदरिंग होगी और उसके बाद वहां से वो पैदल मार्च करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि मिस्र जो है वो इन्हें इजाजत देगा मार्च करने के लिए? और क्योंकि अभी दोपहर बात हो रही थी शौकत भारती साहब से, उन्होंने कहा कि मिस्र के लोग निकल पड़ेंगे, मिस्र का आदमी घर में नहीं बैठेगा अगर ये काफिला पहुंचा। तो क्या सिचुएशन है, क्या मिस्र जो है वो रोकेगा इन्हें? अगर रोकता है, मिलिट्री लगाता है, तो इसका और ज्यादा रिएक्शन होगा, मैं समझता हूं। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? और यहाँ जयदीप साहब ने और अपडेट दी है, यमन द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे। यमन की मिसाइल जैसे ही इजराइल के क्षेत्र में पहुंची और उसे इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, तो उससे कई बार हेड विभाजित होकर निकले। ये देखिए, ये पहले ही यमन ने कह दिया था, हूती ने कहा था कि अगर हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें से कई वॉरहेड निकलेंगे। और मैंने इसकी मिसाल ये दी थी कि बचपन में जब मैं महाभारत देखता था तो उसमें से एक तीर फेंका जाता था तो कई तीर निकल करके वो चल पड़ते थे, ऐसा दिखाया जाता था। तो रामायण और महाभारत में दोनों में मैंने ये देखा, तो बिल्कुल वही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल वही चीज यहाँ पे कि एक मिसाइल और वहां पे वॉरहेड ये बताया जा रहा। आप देखिए यहाँ पे बड़ी खबर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपडेट है। मिसाइल जिसकी बात की थी यमन ने, हूतियों ने, वही चीज सामने आ गई है। अब यहाँ कहा गया यमन की मिसाइल जैसे इजराइल के क्षेत्र में पहुंची और उसे इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो उससे कई वॉरहेड जो है विभाजित होकर के निकले, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को करीब 12 मिसाइल छोड़ना पड़ी। इससे लगता है पिछले दिनों जो यमन ने जिस मिसाइल की बात कही थी शायद कि ये उसका टेस्ट किया गया है, ये उसका टेस्ट यहाँ पे किया गया है। सवाल ये है कि जमीनी फौज तो है, ये सब कुछ है। चलिए मैं इस पे बाद में बात करूंगा। आखिरी सवाल फिरोज अहमद बख्श साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र क्या करेगा? क्या लगता है आपको, मिस्र जो है मजबूर होगा झुकने पे या फिर उनकी मिलिट्री जो है लोगों को रोकेगी और वो रफा बॉर्डर पे नहीं जाने देगी? क्या लग रहा है फिरोज अहमद बख्श साहब, या पहले से अंडरस्टैंडिंग बना ली गई है? 11th आवर पे क्या हो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है मिस्र का इस साल सवा साल में, वो निहायत ही ये समझिए कि डिसअपॉइंटिंग है इस वॉर को लेके। और उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो मदद तो कोई करी नहीं,
पैलेस्टाइन्स के तई वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है? तो क्वाइट पॉसिबल कि जो अगर मिस्री आएँ, वो तो पैदल या गाड़ियों में या ट्रकों में या बसों में बैठ के आ सकते हैं। रफ़ा बॉर्डर पार किया, थोड़ा सामने ही वो आ जाएँगे वो अपने फ़लस्तीन। तो क्योंकि बॉर्डर मिलते हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि शायद मिस्र जो है अब हो सकता है इनको रोके, ठीक है? लेकिन 11th आवर पे क्या हो, क्योंकि देखिए मिस्र के जो सद्र हैं, उनके भी फ़ेवर में वहाँ की जनता जो है, वहाँ का जो अवाम है, वो 100% नहीं है। ये हो सकता है कि अवाम उनके ऊपर ज़ोर डालें और कहीं कोई एग्रीमेंट हो जाए। एज़ ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि जो मिस्र है, वो इनको आने देगा। एक बात पे मैं और थोड़ा-सा आपके आई वुड लाइक टू फोकस। आपने एक बात कही थी कि हूतियों ने कोई मिसाइल छोड़ा है और वो एक मिसाइल से कई जो है वो बाइफरकेट, ट्राइफरकेट करके निकल जाते हैं। तो उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हूती हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा बेचारे एजुकेटेड लोग नहीं हैं। ये देहाती टाइप के लोग हैं, लेकिन ये है कि बड़े बहादुर लोग हैं, जंगजू लोग हैं और सही मानों में जो शुरू-शुरू में इस्लाम की जो मतलब होली वॉर्स लड़ी जाती थी, उसमें बाकिरदार लोग और बहुत ही यानी खुदा को जानिसार होने वाले लोग, वो इस तरह के लोग हैं। तो और एक चीज़ और बता दूँ, हम बचपन में क्या था, हमें एक शौक था मुमताज़ साहब, हमने टिकट जमा करते थे अलग-अलग कंट्रीज़ के, फिर टिकट्स को चिपकाते थे, एक हमारी टिकट की स्टैम्प फाइल हुआ करती थी। तो उसमें मुझे याद है कि यमन का भी बड़ा खूबसूरत-सा टिकट हुआ करता था, तिकोना हुआ करता था। हमें सिर्फ़ इतना मालूम था यमन के बारे में। लेकिन अब पता हमें थोड़ी पता था कि आगे जाके यमन जो है, वो मर्द मुजाहिद की तरह एक रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह खड़ा हो जाएगा फ़लस्तीन के लिए और ऐसा खड़ा होगा कि सबको शर्मा देगा। क्या ये आपके 55-56 इस्लामी कंट्रीज़, क्या बड़ी-बड़ी ताकतें, चाहे उसमें कोई भी मुल्क हो, किसी का भी नाम ले दो। एक और चीज़ ये है कि ये फक्कड़ लोग हैं। सिवाय अल्लाह की रज़ा के, सिवाय अल्लाह की गायबाना मदद के, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपके चैनल पे, हो सकता है ब्रेक करना ठीक नहीं हो। लेकिन चूँकि आपका चैनल जो है एज़ फार एज़ इज़राइल एंड पैलेस्टाइन इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ मिडल ईस्ट इज़ कंसर्न्ड, उसमें जो ब्रेक करता है न्यूज़, वो आपकी जानिब से फॉर अ फर्स्ट होती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जैसे मैं रात को मैं आपका चैनल सुन रहा हूँ, मैं और भी 1 चैनल हैं, 2-4 चैनल हैं, जो इसी को फ़ोकस करते हैं। तो जब मैं उनको सुनता हूँ, तो मुझे मतलब अंदाज़ा होता है, अरे!